नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। हम सब पहले वीडियो में मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज जो दूसरा वीडियो डाल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है गुप्त काल। तो ये गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गुप्त काल का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इस काल से एक नए युग का प्रारंभ होता है। यह राजनीतिक एकता का पुनः स्थापना का काल भी कहा जाता है। अब इसके गुप्त काल के शासक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कितने शासकों ने इस गुप्त काल में शासक बने। यह सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। तो 275 से 300 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तो गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त राजवंश की स्थापना आदिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी और गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब आते हैं घटोत्कच, जिनका शासनकाल 300 से लेकर 319 ईस्वी तक रहा। तो श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र घटोत्कच शासक बना और इसने भी महाराज की उपाधि धारण किए। आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पे। तो 319 से लेकर 328 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा चंद्रगुप्त प्रथम का। तो घटोत्कच के पश्चात उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना और गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए। अब इनकी विशेषता जान लेते हैं। तो गुप्त संवत का प्रचलन, इन्होंने ही गुप्त संवत का प्रचलन किया था। तो गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है और इन्होंने ही 319 से 320 ईस्वी में इस संवत का प्रचलन किया। यह संवत इतिहास में गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी विशेषता क्या है इनकी। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना, इनको जो है महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने अपने बाहुबल के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए। किंतु ये अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे। अब आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के विषय में अनेक शिलालेख, स्तंभ लेख, मुद्रा आदि से जानकारी प्राप्त होती है कि ये शासक बनते ही साम्राज्य की चतुर्मुखी उन्नति किए और विशेष ध्यान भी दिए। अब इनकी विशेषता जान लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने कराया था। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया और सोने का सिक्का प्रचलन में लाए और इन्होंने ही सोने के सिक्के को चलवाया था। अब आते हैं महान विजेता। महान विजेता के रूप में देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त की गणना भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख विजेताओं में गणना की जाती है। अब आते हैं निपुण सेना नायक। इनको निपुण सेना नायक के रूप में भी देखा जाता है। तो इनमें अच्छे सेना नायक के सभी गुण विद्यमान थे और विसेंट स्मिथ ने इनकी तुलना विश्व के महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट से किया और उसे नेपोलियन की संज्ञा से भी विभूषित किया गया। और ये प्रजा हितैषी सम्राट भी माने जाते हैं। तो सर्वोपरि होते हुए भी वह निरंकुश शासक नहीं थे
और वास्तव में वह प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते थे और वह दुखी और गरीब व्यक्तियों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। अब जान लेते हैं महान कूटनीतिज्ञ। इनको महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। तो एक महान विजेता होने के साथ ही समुद्रगुप्त दूरदर्शी और महान कूटनीतिज्ञ भी थे और सीमांत राज्यों को अपना सेवक बनाकर छोड़ देना उनकी कूटनीति का ज्वलंत उदाहरण भी प्रस्तुत होता है, यह हम लोग जानते हैं। आगे साहित्य एवं कला प्रेमी। इनके अंदर जो है साहित्य के प्रति और कला के प्रति भी प्रेम था। तो समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का विद्वान, कवि तथा साहित्यकारों का संरक्षक भी थे और यह उच्च कोटि का संगीतज्ञ भी थे और महाकवि हरिसेन उनका मंत्री और दरबारी भी थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ आपको बता दें, इसका जो पार्ट है और दूसरा पार्ट जो डालेंगे तो यही गुप्त काल के और भी जो क्या कहते हैं जो शासक हैं तो उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये अगले वीडियो में। इतने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम सब गुप्त काल के अंतर्गत समुद्रगुप्त तक अध्ययन कर चुके थे, इसके आगे का वीडियो रामगुप्त से शुरू कर रहे हैं। तो रामगुप्त के बारे में जान ले रहे हैं। तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। अतः अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह गुप्त सिंहासन पर बैठा। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, जिनका शासनकाल 380 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र तथा रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त एक अयोग्य, कायर तथा विलासी शासक था, अतः वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सका और चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समान ही वीर, पराक्रमी तथा धर्मनिष्ठ राजा थे। इसलिए भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इनका शासनकाल 414 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था और इसने अपने पूर्वजों से प्राप्त विशाल साम्राज्य को सुरक्षित तथा संगठित बनाए रखा। इसका शासन शांति एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। तो कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर स्कंदगुप्त आसीन हुआ। यह गुप्त वंश का अंतिम तथा योग्य सम्राट बना। इसके बाद जान लेते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जिसकी सीमाओं में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने अत्यधिक विस्तार किया और उसने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। परिणाम स्वरूप लगभग 250 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में रहा। और किंतु प्रकृति का नियम है कि जिसका उत्थान हुआ उसका पतन भी अवश्य होता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब गुप्त शासकों का अंत हो गया। इस तरह गुप्त शासन का अंत हो गया और गुप्त काल का चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को जो है वीडियो से आप सब जो है नोट्स बनाकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।